हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सभी ऑब्जेक्टिव को देख चुके हैं। इसके साथ साथ हम लोग उसका नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। और देखिए मैं एक वीडियो डाली थी जिसमें आप लोगों को केपलर्स लॉ अच्छे से समझाई थी, क्योंकि केपलर्स लॉ से आप लोग के एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आएगा। ओके, तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को आपका सिलेबस दिखा देती हूँ। ये है आप लोगों का सिलेबस, ओके, जिसमें हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कर चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे मैकेनिक्स के बारे में। ओके, आज हम लोग मैकेनिक्स देखते हैं। देखिए आज हम लोग क्या क्या देखते हैं, देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आप लोगों का, इन केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन विच इज़ करेक्ट। तो मैं जो थोड़ी देर पहले आप लोगों को वीडियो डाली थी, कल, हाँ, जिसमें मैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन अच्छे से बताई थी, तीनों लॉ के बारे में बताई थी। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को डेरिवेशन भी बताई थी और सब कुछ बताई थी। देखिए क्या आप लोग का यह क्या बोला, द प्लानिट मूव्स अराउंड द सन इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ द सन एट वन ऑफ द फोकस ऑफ द ऑर्बिट। तो आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है, ये तो केपलर्स लॉ है ही, लेकिन ये आप लोग का कौन सा लॉ है बताइएगा। मैं आप लोगों को बोली थी याद रखने के लिए कौन सा आपका फर्स्ट लॉ है, कौन सा सेकेंड लॉ है, कौन सा थर्ड लॉ है, क्योंकि फिजिक्स ऑनर्स के एग्जाम में यही क्वेश्चन आए थे जो जिसमें फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ पूछा गया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो पहला जो बोल रहा है ना, दी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये आप लोगों का फर्स्ट लॉ है। ये क्या आप लोग का, दी एरिया स्वीप्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द प्लैनेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर इक्वल। तो एरियल वेलोसिटी जो कांस्टेंट होता है आप लोग का, डी अपॉन डी टी कांस्टेंट होता है, ये आप लोग का केपलर का सेकेंड लॉ है। थर्ड क्या आप लोग का, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एक्सिस। तो आप लोग का बोल रहा है टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ए क्यू के। तो देखिए तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही दिए हुए हैं, तो इसका आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये जो आंसर दिया हुआ है ये आप लोग का गलत दिया हुआ है। ओके, क्योंकि मैं आप लोगों को कल केपलर लॉ तीनों पढ़ाई थी। केपलर लॉ फर्स्ट लॉ में तो यही था ना, प्लैनेट जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है और उसका जो सन होता है वो एक इलिप्स के एक फोकस पे होता है। और दूसरा क्या था, एरिया डी अपॉन डी टी जो होता है कांस्टेंट होता है। और तीसरा था टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। ओके, और आप लोग को मैं बताई थी मेजर एक्सिस क्या होता है, तो मेजर एक्सिस टू ए होता है, तो सेमी मेजर एक्सिस आप लोग का ए होता है, तो मतलब टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू का बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन गेस पेपर में आंसर गलत दिया हुआ है। ओके, सेकेंड देखिए आप लोग का क्या है, फॉर यूलर्स लैंग्वेज डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो ये आप लोगों से पूछ रहा है यूलर लैंग्वेज डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो आप लोग का क्या होता है, यूलर्स लैंग्वेज डिफरेंशियल इक्वेशन होता है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डेल एक्स। ये जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ना, ये आप लोग का यूलर्स लैंग्वेज डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, देखिए थर्ड क्या आप लोगों का, द इक्वेशन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ आई ए और डेल्टा आर आई इज कॉल्ड। तो ये आप लोगों का है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। और ये क्या आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए द इक्वेशन रिलेशन एफ ऑफ आई माइनस दिस इंटू दिस। तो ये आप लोगों का है डी अल्बर्ट प्रिंसिपल। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जाके यूट्यूब पे ये भी सर्च कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है, फिर डी एल्बरेंट प्रिंसिपल क्या होता है। ये सब ही समझ यूट्यूब से सर्च करके आप लोग अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ाई कर सकते हैं, अगर आप लोग का मन होगा तो। ये फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है आप लोग का, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप लोगों का होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, ये सभी का यूनिट भी आप लोगों से पूछा जाएगा। ये क्या है आप लोगों का, generalized coordinate must fulfill the condition. First, the number of coordinate chosen should be minimum. This should be varied independently and arbitrarily. A and B both the conditions should be fulfilled or D and none of this. तो आप लोगों का इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, ए सिंपल पेंडुलम मूव्स इन अ वर्टिकल प्लेन। एक पेंडुलम है जो कि वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है। देन टू सेटिस्फाई द पोजिशन ऑफ position of bob the number of generalized coordinate requires to। तो आप लोगों को ओनली 1 होगा। ओके, a rigid body moves about a fixed point to specify its configuration the number of generalized coordinate is। तो आप लोग का देखिए रिजिड बॉडी में आप लोग को
3 चाहिए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, और सिंपल पेंडुलम में सिर्फ 1। 9 क्या, ए रोड मूविंग ऑन अ प्लेन हैज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो ये आप लोगों का रॉड जो है उसका मूविंग जो प्लेन में मूव करता है उसका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। ये क्या आप लोगों का। उसके बाद आप लोगों का क्या है 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोगों का, ए पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स देन द नंबर ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन आर, तो आप लोगों का लैग्रेंज इक्वेशन 2 होता है। देखिए ये आप लोगों के लिए फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन फिजिक्स ऑनर्स के एग्जाम में भी पूछा गया था। लैग्रेंजियन फंक्शन क्या होता है, टी माइनस वी। ऑप्शन नंबर ए एक हैमिल्टन था और एक लैग्रेंजियन फंक्शन के बारे में पूछा गया था, तो लैग्रेंजियन फंक्शन होता है आप लोगों का टी माइनस वी। उसके बाद क्या आप लोगों का, इफ़ क्यू आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली देन, तो आप लोगों का एल इक्वल टू एल ऑफ क्यू हो जाएगा। ये क्या, फॉर सेंट्रल फोर्स मोशन पोटेंशियल एनर्जी वी इज, तो आप लोगों का सेंट्रल फोर्स मोशन जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो एक फंक्शन होता है सिर्फ आर क्या, ओके। पोटेंशियल एनर्जी वी होता है ना, ये के क्यू अपॉन आर होता है, तो ये सिर्फ आर का फंक्शन है, ओके। तो ये बोल सकते हैं हम लोग ए फंक्शन ऑफ आर ओनली, ओके। तो 13 का आप लोगों का बी करेक्ट है। ऐसे आंसर तो दिया ही हुआ है लेकिन फिर भी आप लोग बोलते हैं ना कि इस पेपर का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा देती हूँ, क्योंकि देखिए बुक से पढ़िएगा तो नींद शायद आने लगता है, बहुत बहुत के साथ होता है, तो आप लोग सोच रहे होंगे वीडियो से याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए बोलते हैं, मुझे पता है। देखिए क्या आप लोग का कंजर्वेशन ऑफ एरियल, तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ एरियल है वह होता है इज अ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन। ये क्या है अकॉर्डिंग, देखिए फिर से आगे जो मैं कल बताई थी आप लोग को, देखिए मैं केप्लर्स लॉ का वीडियो इसलिए अलग दी थी आप लोग को क्योंकि उससे एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। अगर उस वीडियो को देखते हैं तो सोचिए 5 नंबर आप लोगों का फिक्स है। 50 नंबर क्या आप लोग का, और देखिए सिर्फ 14 मिनट में अगर 5 नंबर फिक्स हो रहा है तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू केप्लर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन प्लानेट मूव, तो मैं क्या बताई थी, केप्लर्स का फर्स्ट लॉ क्या था, केप्लर्स का फर्स्ट लॉ था जो कि प्लानेटरी मूव करता है वो एक इलेप्टिकल पाथ में मूव करता है, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों का, फॉर सेंट्रल फोर्स मोशन पोटेंशियल एनर्जी वी इज अ फंक्शन ऑफ, तो सेंट्रल फोर्स मोशन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी जो फंक्शन होता है वो सिर्फ रेडियस वेक्टर आर का होता है। थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन था इस टाइप पे। उसके बाद क्या आप लोगों का, द मोशन ऑफ ए प्लानेट, प्लानेट का जो मोशन होता है ना वो एक प्लेन में होता है, इज कन्फाइंड टू अ प्लेन। देखिए ये क्या सा है, कौन सा लॉ है, द केप्लर्स थर्ड लॉ इज नोटेशन फ्रॉम टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। ये आप लोगों का इज स्ट्रिक्टली ट्रू, मतलब कि किसके लिए ट्रू है, होल्ड्स फॉर स्मॉल मास ऑफ प्लानेट, होल्ड्स फॉर लार्ज मास ऑफ प्लानेट, और होल्ड्स वेदर मास इज ए स्मॉल और लार्ज, तो आप लोगों का ये लार्ज मास प्लानेट के लार्ज मास के लिए होल्ड है, ओके। नेक्स्ट क्या आप लोग का, द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पेयर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पेयर्स ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, ये आप लोगों का शुड वैनिश। उसके बाद क्या है, इफ द रिजिड बॉडी मूव्स इन ए स्पेस इट हैज ओनली, तो जो रिजिड बॉडी होता है ना, रिजिड बॉडी स्पेस में उसके पास रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों के दोनों एनर्जी होते हैं, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो 20 का आप लोगों का सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इफ द बॉडी क्या है, इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इफ द बॉडी मूव्स इन अ स्पेस इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखिए किसी फिक्स्ड पॉइंट में रोटेट करने के बावजूद अगर वो प्लेन में स्पेस में मूव करे तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। द फ्रेम रिलेटिव टू विच एन अनएक्सेलरेटेड बॉडी अपीयर्स एक्सेलरेटेड आर कॉल्ड, तो ये आप लोग का होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसके बाद क्या आप लोगों का, ए फोर्स विच डज नॉट रियली एग्जिस्ट बट अपीयर्स ओनली ड्यू टू द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड, तो ये आप लोग का देखिए ये फिक्टिशियस फोर्स भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। फिक्टिशियस फोर्स जो होता है ना वो एक प्रकार का सूडो फोर्स होता है, मतलब कि सूडो फोर्स तो आप लोग क्लास 11 में पढ़े थे ना, वही फिक्टिशियस फोर्स वही होता है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ना, तो वो सेंट्रीफ्यूगल वो भी एक सूडो फोर्स ही होता है, और ये फिक्टिशियस फोर्स जो होता है वो भी एक सूडो फोर्स ही होता है, ओके। ए फोर्स विच डज नॉट रियली एग्जिस्ट, मतलब ऐसा फोर्स जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है बट अपीयर्स ओनली ड्यू टू द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए फिक्टिशियस फोर्स, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है,
विच आर द करेक्ट रूल ऑफ कोरियोलिसिस फोर्स। तो कोरियोलिस फ्लाइट ऑफ मिसाइल और फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, तो दोनों के दोनों करेक्ट है। कोरियोलिसिस फोर्स, कोरियोलिसिस फोर्स जो है ये भी आप लोग का एक फिक्टिशियस फोर्स ही है, मतलब ये भी एक प्रकार का सूडो फोर्स ही है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये सभी एग्जाम में पूछा गया था फिजिक्स ऑनर्स के एग्जाम में। ये क्या, एट इक्वेटर वैल्यू ऑफ एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप लोग का एक्सेलरेशन जो इक्वेटर पे एक्सेलरेशन होता है ना, वो ग्रेविटी के वजह से वो ओमेगा स्क्वायर अपन ओमेगा स्क्वायर आर से डिक्रीज करता है। इक्वेटर पे आप लोग का एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है ओमेगा स्क्वायर आर से। अब पोल पे क्या होता है, पोल पे मैक्सिमम होता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्या आप लोगों का पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होता है, ये तो भूलिएगा भी मत, पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होता है। ये क्या आप लोगों का, देखिए ये भी क्वेश्चन फिजिक्स ऑनर्स के एग्जाम में पूछा गया था। द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट। तो आप लोगों का जो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है ना, वो आप लोगों का किसका, इसका टू द कॉन्स्टेंटेंसी ऑफ द रियल वेलोसिटी। इसके बाद क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोग देख लिए। 27 का क्या था, द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू द कॉन्स्टेंटेंसी ऑफ द रियल वेलोसिटी। 28 क्या आप लोग का, द म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ टू पार्टिकल डिपेंड्स ऑन 3 म्यूचुअल डिस्टेंस दिस फॉर व्हाट सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी द स्टेट इक्विलिब्रियम। ओके, तो आप लोगों का स्टेट इक्विलिब्रियम के लिए कितना डिस्टेंस होना जरूरी है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा 2a/b। ये क्या आप लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर सेंट्रल ऑर्बिट इक्वल टू, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k/m होता है। तो देखिए इसका, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इधर सेंट्रल पोटेंशियल है आप लोगों का 1/2 k² तो पूछ रहा है ओमेगा का वैल्यू क्या होगा आप लोगों का। तो देखिए इसका ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k/m होता है। तो ओमेगा इक्वल, देखिए आप लोग को दोनों ऑप्शन सेम ही लग रहा होगा, मुझे लग रहा है आप लोग को भी लग रहा है क्या, दोनों के दोनों ऑप्शन सेम। ये भी तो देखिए ये है ओमेगा इक्वल टू k/m। अब देखिए मुझे ये दोनों ऑप्शन सेम लग रहा है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन तो देखिए अगर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k/m है तो ओमेगा कीजिएगा तो रूट अंडर k/m ही होगा। तो आप लोग एक बार 29 देख लीजिएगा, आप लोगों को दोनों में से कौन सा करेक्ट लग रहा है, क्योंकि दोनों, मुझे तो दोनों सेम ही लग रहा है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ कंजर्वेशन सिस्टम इज। तो क्या आप लोग का लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम इज d/di। देखिए यहाँ पे माइनस होता है, इतना याद रखिए, d/dl और डी की वजह और यहाँ पे माइनस होता है, बस इतना याद रखिए ना। ओके, ये आप लोग का लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन है। नेक्स्ट देखिए, आप लोग को मैं सिलेबस दिखाना चाहूँगी। केपलर्स लॉ मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, ये फिर मैं कांस्टेंट पढ़ा दूंगी, होलोनोमिक नॉन होलोनोमिक बता दूंगी, फिर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा ये वाला। ओके, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अच्छे से बता दी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द लिमिटेशन ऑन द मोशन ऑफ ए पार्टिकल और सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड। तो आप लोग इसको कांस्टेंट बोलते हैं, द लिमिटेशन ऑफ द मोशन ऑफ ए पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड कांस्टेंट्स। उसके बाद क्या है, लैग्रेंज इक्वेशन फॉर सिंपल पेंडुलम इज। तो आप लोग का क्या होगा, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, थीटा का देखिए यहाँ पे 2 डॉट होता है, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट किया जाता है, याद रखिएगा ये 2 डॉट का यही मतलब है। ओके, तो थीटा डॉट प्लस g/l थीटा इक्वल टू 0। ये क्या है, लैग्रेंज इक्वेशन फॉर कंपाउंड पेंडुलम। तो कंपाउंड पेंडुलम के लिए ये वाला करेक्ट है। ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये आप लोग के सिलेबस में है, तो आप लोग से एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ये क्या आप लोग का, द इक्वेशन ऑफ दिस आर नोन एज। तो आप लोग इसको बोलते हैं हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, हैमिल्टन, देखिए गैलियन इक्वेशन ऑफ मोशन तो ऐसा नहीं होता है ना, गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन कल पढ़े थे तो इसमें तो ऐसा नहीं था। ये क्या आप लोगों का, ओके देख लिए क्या है आप लोगों का, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन फॉर कंजर्वेशन सिस्टम इज। तो ये आप लोगों का हो जाएगा P.Q। तो ऑप्शन नंबर, दोनों तो ऑप्शन सेम ही लग रहा है ना। T1 से लेके T2 का इंटीग्रेशन है PI/QI/dt। ओके, तो आप लोग को ये दोनों में से कोई करेक्ट कर लीजिए। नहीं, दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, एक डॉट है। ओके, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, और कुछ तो नहीं है ना, तब तो इसके सिमिलर आ गया। ये रुक जाइए, मैं देख लेती हूँ क्या प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन फॉर कंजर्वेशन सिस्टम क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन में थोड़ा देर में देख लेती हूँ। ओके,
गेस पेपर में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बस इतना ही था। अच्छा, आप लोगों का मैकेनिक्स कंप्लीट हो गया। मैकेनिक्स में एक इम्पॉर्टेंट है, ओके, मैं आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से इसका नोट्स दिखा देती हूँ। आप लोग चाहिए होगा तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं थोड़ा सा समझा भी देती हूँ। तो ये आप लोग समझ लीजिए, ये आप लोग कांस्टेंट और कांस्टेंट मोशन के बारे में समझ लीजिए। कांस्टेंट क्या होता है? द रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन इम्पोज्ड ऑन द मोशन ऑफ ए पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल आर नोन एज कांस्टेंट। हेंस कांस्टेंट लिमिट द मोशन ऑफ ए पार्टिकल और सिस्टम ऑफ द पार्टिकल। देखिए ये कांस्टेंट का डिफिनीशन है। ये डिफिनीशन आप लोगों से एग्जाम में उतना नहीं पूछता है। आप लोगों से इसका जो टाइप होता है ना, 4 टाइप, होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक, उसके बारे में आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं उसका आप लोगों को बता देती हूँ। और कांस्टेंट मोशन क्या होता है? ए मोशन विच कैन नॉट प्रोसीड इन एनी आर्बिट्री मैनर एंड ओवेज सर्टेन गिवन कंडीशन इज नोन एज कांस्टेंट मोशन। देखिए कोई भी मोशन होगा ना जो कि विच कैन नॉट प्रोसीड इन एनी आर्बिट्री मैनर, मतलब वो किसी भी आर्बिट्री मैनर में नहीं होगा, मतलब कि कोई एकदम फिक्स रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों का मोशन होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट मोशन। किसको बोलते हैं कांस्टेंट मोशन? ए मोशन विच कैन नॉट प्रोसीड इन एनी आर्बिट्री मैनर एंड ओवेज सर्टेन गिवन कंडीशन, मतलब कुछ गिवन कंडीशन को ओवे करता हुआ मोशन होता है ना, उसी को आप लोग बोलते हैं कांस्टेंट मोशन। तो समझ में आया? एक्स में आप लोगों का मोशन होगा वो लेस देन एल होगा, वाई में लेस देन बी, और जेड में आप लोगों का लेस देन एच हो जाएगा। ओके, देख लिए आप लोग क्या है? आप लोगों का ए मोशन विच कैन नॉट प्रोसीड इन एनी आर्बिट्री मैनर एंड ओवेज सर्टेन गिवन कंडीशन इज नोन एज कांस्टेंट मोशन। तो आप लोगों को कांस्टेंट मोशन समझ में आ गया। देखिए मैं आप लोगों को कांस्टेंट मोशन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आप लोगों के सिलेबस में है और इससे ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं पूछा गया था, लेकिन अगर सिलेबस में है तो एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो मैं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देना चाहती हूँ, ओके, ताकि आप लोग के मार्क्स में कोई इफेक्ट पड़े। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए अगर मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी इज अ कांस्टेंट मोशन एज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब देख लीजिए ये आर आई माइनस आर जे इक्वल टू दिस है, ये आप लोगों का एक मोशन है ना। देखिए ये सभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन ये सभी आप लोगों के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आप लोग के एग्जाम में मैं देखी हुई हूँ होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक और रियोनोमिक, और एक है उसके बारे में एग्जाम्पल देके पूछा जाता है। ऐसे आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम ही नहीं रहता है जो मैं आप लोग के लिए इतना इसका PDF बना के और फिर ग्रुप में शेयर करूँगी। ओके, देख सकते हैं ये एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। मोशन ऑफ ए पॉइंट मास ऑफ सिंपल पेंडुलम इज कांस्टेंट बिकॉज फॉलोइंग कंडीशन। देखिए मैं क्या बोली, कांस्टेंट मोशन क्या होता है? जो कुछ कंडीशन को मानते हुए उसका मोशन होता है, वो आर्बिट्री मैनर में, किसी भी मैनर में वो मूव नहीं करता है, वो मतलब कि कोई कंडीशन को फॉलो करते हुए मूव करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट मोशन। तो दी पॉइंट मास ऑसिलेट मूव्स इन अ फिक्स्ड प्लेन, और क्या है, दी पॉइंट मास ऑलवेज रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, ये दोनों रूल को मानते हुए वो मूव कर रहा है। मोशन ऑफ ए बीड स्लाइडिंग, ए पार्टिकल इन द बॉक्स, ए पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस, ये सब हटाइए, ये सब मुझे नहीं बताना, मुझे बताना ये सब, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आप लोग को टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं? दे आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट जो होता है ना आप लोग को वो 4 टाइप का होता है। कौन कौन होता है? फर्स्ट होता है होलोनोमिक, सेकेंड होता है नॉन होलोनोमिक, थर्ड होता है स्क्लेरोनोमियस और फोर्थ होता है रियोनोमस। मतलब ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। आप लोग को एग्जाम्पल दे के पूछा जाएगा कौन सा, ये जो एग्जाम्पल दिया गया हुआ है वो आप लोग का होलोनोमिक है या फिर नॉन होलोनोमिक है या फिर स्क्लेरोनोमस है और रियोनोमस है। अगर आप लोग फिजिक्स सब्सिडरी का मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं तो आप लोग को पता होगा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं मॉडल पेपर में ही ये सभी क्वेश्चन देखी थी। ओके, देख सकते हैं क्या आप लोग का होलोनोमिक कांस्टेंट आप लोग कैसे पता कीजिएगा। तो देखिए द मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी इज कांस्टेंट मोशन एज द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। 2 पॉइंट का डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होता है ना, उसी को आप लोग बोलते हैं होलोनोमिक कांस्टेंट। देख सकते हैं ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू, यहाँ से देख सकते हैं ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी, देखिए ओ बी प्लस ए बी इक्वल टू इसके बराबर होगा। ओके, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इसका कुछ डेरिवेशन वगैरह है। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर कोई भी फंक्शन होगा, देखिए लास्ट में मैं जो पहचानने का तरीका है ना वो यहाँ पे है। ये आप लोग को अगर इस टाइप में लिख सकते हैं, आप लोग किसी भी इक्वेशन को इस टाइप में आप लोग अगर लिख सकते हैं तो आप लोग बोलिएगा होलोनोमिक है। क्या समझे आप लोग?
अगर इस टाइप में किसी फंक्शन को लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा आप लोग को कोई भी इक्वेशन, मतलब कोई भी फंक्शन जो होगा आर और टी के रूप में होगा और इक्वल टू 0 होगा, मतलब उसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, तो आप लोग बोलिएगा ये आप लोग का होलोनोमिक है। तो देखिए क्या आप लोग का डिफिनीशन क्या है, कॉन्स्टेंट आर सेड टू बी होलोनोमिक इफ कॉन्स्टेंट इम्पोज्ड ऑन द मोशन ऑफ द सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेटिंग दिस। तो आप लोग क्या करना है, अगर आप लोग किसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं ये जो एग्जाम्पल दिया गया हुआ है वो होलोनोमिक का दिया हुआ है। ओके क्या है देख लीजिए, एक बार अच्छे से डिफिनीशन देख लीजिए। कॉन्स्टेंट्स आर सेड टू बी होलोनोमिक if constant imposed on the motion of the system can be expressed in the form of mathematical equating f of r1 r2 और this equal to 0। तो r1 r2 जो होता है वो पोजीशन वेक्टर होता है और t जो होता है आप लोग टाइम होता है, तो इसके रूप में आप लोग मैथमेटिकली इक्वेटिंग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसी को आप लोग बोलते हैं होलोनोमिक फंक्शन। ओके होलोनोमिक कांस्टेंट। अब देखिए नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट, तो आप लोग को नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट क्या होता है, नॉन होलो देखिए अगर आप लोग इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो ये आप लोगों का होलोनोमिक हो गया। अगर आप लोग ग्रेटर देन या फिर लेस देन या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर लेस देन और इक्वल टू ये चारों साइन का यूज कर रहे हैं तो ये आप लोग का नॉन होलोनोमिक हो गया। ओके जैसे ये पार्टिकल इन द बॉक्स, इसमें एक्स जो होगा वो कौन सा, मतलब देखिए सबसे पहले तो आप लोग को कांस्टेंट का तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना, क्योंकि देखिए अगर आप लोग होलोनोमिक पढ़े तो सबसे होलोनोमिक कांस्टेंट पढ़ रहे हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए पहले कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट में बता दी कोई भी क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, कोई भी निश्चित रूल के अनुसार कोई भी मतलब आर्बिट्री मैनर में ऐसी किसी भी तरह मोशन नहीं करेगा, वो कोई लॉ को फॉलो करते हुए मोशन करेगा ना, वही आप लोग का कांस्टेंट होता है। तो ये इस लॉ को फॉलो करते हुए मोशन करता है तो ये आप लोग का कांस्टेंट है। और कांस्टेंट में ये किस टाइप का है, ये कांस्टेंट में नॉन होलोनोमिक टाइप का है। नॉन होलोनोमिक टाइप का क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या बोली, जो लेस देन ग्रेटर देन ये सब टाइप का होगा ये आप लोग का नॉन होलोनोमिक होगा। अगर इक्वल टू 0 करते हैं ओके तो ये आप लोगों का हो जाता है होलोनोमिक। ओके तो देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सर्फेस ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी, एग्जाम्पल है आप लोग का नॉन होलोनोमिक का। ओके तो अगर x इक्वल टू आर, एक्स ग्रेटर देन आर है तो इसको हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, तो ये आप लोग का हो गया, किसका हो गया, नॉन होलोनोमिक का। नेक्स्ट देखिए क्या है, मतलब सीधा सीधा तो इतना समझिए, अगर एफ ऑफ आर टी नॉट इक्वल टू 0 है तो आप लोग उसको बोल सकते हैं नॉन होलोनोमिक। मुझे बस इतना ही समझाना है, अगर आर और टी में फंक्शन लिखते हैं इक्वल टू 0 है तो होलोनोमिक, नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन होलोनोमिक। ये दोनों तो आप लोग को समझ में आ गया। डिफिनीशन देख लीजिए, डिफिनीशन क्या बोला है, कॉन्स्टेंट आर सेड टू बी नॉन होलोनोमिक इफ कॉन्स्टेंट इम्पोज्ड ऑन द मोशन ऑफ ए सिस्टम कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड ऑन द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस। तो मतलब अगर इस फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं तो आप लोग का नॉन होलोनोमिक हो गया। इस फॉर्म में मतलब इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं ओके तो आप लोगों का वो क्या हो जाता है, वो आप लोग का होलोनोमिक हो जाता है। समझ में आया, होलोनोमिक में इक्वल टू 0, नॉन होलोनोमिक में नॉट इक्वल टू 0, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब दो और बाकी है, उसको भी देख लीजिए। देखिए अब क्या है नेक्स्ट, सेलोनोमस कांस्टेंट। तो ये क्या होता है, दी कांस्टेंट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो देखिए मैं आप लोग को बार बार बता रही हूँ, आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ऐसा कांस्टेंट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम को क्या बोलते हैं, और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक और स्केलेरोनियस और रियोनोमस। ओके ये 4 ऑप्शन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सा है जो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम का होता है। और ये आप लोग के मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन है। ओके मॉडल पेपर में पूछा गया था आप लोग का दी कांस्टेंट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो देख लीजिए इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम जो होता है वो कौन सा मोशन होता है, आप लोग देख सकते हैं स्केलेरोनोमस कांस्टेंट होता है जो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है। ओके एग्जांपल देख सकते हैं, ए सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड विथ द फिक्स सपोर्ट। ओके ए सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड विद द फिक्स सपोर्ट। उसके बाद क्या है आप लोग का रियोनोमस कांस्टेंट। रियोनोमस कांस्टेंट क्या होता है, द कांस्टेंट विच आर डिपेंडेंट ऑन द टाइम आर नोन एज रियोनोमस कांस्टेंट। एग्जांपल क्या है, ए सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड विथ अ मूविंग सपोर्ट। ओके अगर फिक्स सपोर्ट से है तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो अगर फिक्स सपोर्ट से है तो वो सेलेनोमस होगा, उसका एग्जांपल है। और रियोनोमस का है विथ अ मूविंग सपोर्ट। तो आप लोग अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके इसका भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए और इसका डेफिनेशन का भी ले लीजिए। ओके इस तरीके से मैं आप लोगों को जो कांस्टेंट था ना, ये कांस्टेंट भी बता दी, इसमें होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक दिया होता है, लेकिन 4 टाइप का बेसिकली होता है। और एग्जाम में पूछा गया आप लोग का मॉडल पेपर में जो टाइम इंडिपेंडेंट होता है वो कौन सा कांस्टेंट होता है, इसके लिए मैं आप लोगों को ये भी बता दी। ओके और केप्लर्स लॉ भी बता ही दी, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम बता ही दी। अब कोरियोलिसिस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आप लोग को नहीं बताई। देखिए
ये जो फोर्स होता है ना, कोरियोलिसिस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आप लोग का कौन सा फोर्स होता है? फिक्टिशियस फोर्स होता है। ओके, एक सूडो फोर्स की तरह से होता है। ओके, और ये देखिए मैं कल आप लोग को आइंस्टीन पोस्टुलेट नहीं बताई थी, तो अभी मैं आप लोग को आइंस्टीन पोस्टुलेट बता देती हूँ। ओके, आइंस्टीन पोस्टुलेट भी देख लीजिए आप लोग। आइंस्टीन पोस्टुलेट, दो पोस्टुलेट होते हैं आइंस्टीन के। फर्स्ट है आप लोग का प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस में, देखिए आप लोग के सिलेबस में है ना, इसलिए मैं बता दी। कल के वीडियो लेक्चर में मैं नहीं बता पाई थी, अभी बता देती हूँ। तो क्या है आप लोगों का आइंस्टीन पोस्टुलेट? क्या है? दो पोस्टुलेट है इसके। फर्स्ट पोस्टुलेट है आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, मतलब ऑल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड क्लासिकल फिजिक्स लॉज आर वैलिड। ओके, आप लोगों को दिखाई तो दे रहा होगा, देख लीजिए क्या है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। क्या है आप लोगों का फर्स्ट पोस्टुलेट? ऑल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड क्लासिकल फिजिक्स लॉज आर वैलिड एंड रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड क्या आप लोग का? सेकेंड पोस्टुलेट क्या है? कॉन्स्टेंटेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ओके, स्पीड ऑफ लाइट आप लोग का जो कांस्टेंट होता है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉन्स्टेंटेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिए इसमें आइंस्टीन पोस्टुलेट भी मैं बता दी, दो पोस्टुलेट है। फर्स्ट आप लोग का प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस है, जिसमें ऑल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड क्लासिकल फिजिक्स लॉज आर वैलिड एंड रिमेन्स कांस्टेंट। और सेकेंड आप लोग का क्या है? कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये भी समझ लीजिए आप लोग आइंस्टीन और गैलिलियो में क्या डिफरेंस है। ओके, अगर आप लोगों को एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए ये है आप लोग का आइंस्टीन पोस्टुलेट और ये आप लोग का गैलिलियो। तो ये आइंस्टीन सर क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होता है, और गैलिलियो क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट आर चेंज आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब गैलिलियो साहब जो है, गैलिलियो सर वो क्या बोलते हैं? वो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद चेंज हो जाता है, लेकिन आइंस्टीन जी बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होता है। और ये क्या है? लॉ, मतलब कि आइंस्टीन जो है इसका लो और हाई स्पीड वैलिड है, लेकिन इसमें लो स्पीड वैलिड है इन कंपेरिजन टू लाइट। लाइट के कंपेयर में आप लोग का स्पीड लो होना चाहिए। इसमें क्या है? टाइम जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, और इसमें गैलिलियो में टाइम ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इसमें टी नॉट इक्वल टू टी डैश के होता है, और ये टी इक्वल टू टी डैश के होता है। तो मैं आइंस्टीन सर का और गैलिलियो सर का दोनों का क्या पोस्टुलेट है ये भी बता दी। ओके, कल के वीडियो में मैं शायद लेंथ कॉन्ट्रास्ट नहीं बताई थी, तो आप लोग इसमें से अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यही रिलेशन था ना जिसमें आप लोग को एक क्वेश्चन गेस पेपर में क्वेश्चन था, L इक्वल टू L नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। ओके, जिसमें गेस पेपर में आप लोगों का बी दिया हुआ था शायद, और इसका मतलब कि वन मोर देन वन करेक्ट होता है। L इक्वल टू L नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर भी करेक्ट है, और टी नॉट इक्वल टू टी इंटू रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर था, वो भी करेक्ट था। आप लोग गेस पेपर का फर्स्ट ही क्वेश्चन है। देखिए लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन किस फैक्टर से आप लोग का डिक्रीज या इंक्रीज करता है, इस टाइप से भी एक गेस पेपर में क्वेश्चन था। ओके, देखिए आप लोग को और कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो लॉरेंस फिट्जरलैंड कॉन्ट्रैक्शन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, डेरिवेशन है इसका। तो देखिए इस तरीके से मैं क्या किया आप लोगों को, अभी क्या क्या बता दी। अभी मैं लॉरेंस फिट्जरलैंड कॉन्ट्रैक्शन भी बता दी, आइंस्टीन पोस्टुलेट्स भी बता दी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तो कल ही बताई थी, लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन एंड टाइम रिलेशन भी बता दी। ओके, लगभग सारा टॉपिक मैं आप लोगों को बता ही दी। मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग रिलेटिविटी कंप्लीट कर चुके हैं, मैकेनिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आप लोगों को इलास्टिसिटी पे आएगा। ओके, मैं आप लोगों को इलास्टिसिटी के बारे में बहुत कुछ बताऊंगी। इलास्टिसिटी पे आएगा, फिर सरफेस टेंशन, फिर दिस पे आएगा। मैं आप लोग के गेस्ट पेपर में देख लेती हूँ क्या दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे। ओके, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। थैंक यू।